आज एक नए टॉपिक के साथ हम आप लोग के सामने। और उसके पहले एक चीज बताना चाहेंगे। समय के साथ चलना पड़ता है और ऑफलाइन भी क्लास लेना होता है, इसलिए अपलोड करने में थोड़ी सी देरी हो जाती है। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि आपको शॉर्ट्स के माध्यम से भी जो भी चीज हो रखा जाए और आपके पास पहुंचने का मेरा प्रयास रहता है। तो चलिए, आज हम बात करने जा रहे हैं। कोई भी टॉपिक हम आपके सामने रखते हैं तो वो पीटी और मेंस दोनों के लिहाज से रहता है। तो आज हम बात करेंगे आपके सामने एक नए टॉपिक और एक नए रूप में हम आपके सामने आशुतोष पाठक देखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन, आप इसको कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, सुनते होंगे, जलवायु परिवर्तन। और देखते ही हैं, जलवायु परिवर्तन पे हर साल बैठक होती है। अभी हाल ही में जो हुआ वो ब्राजील में हुआ। अभी फिर 2026 में जो होगा, 31वां जो होगा, जिसको हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। कुछ देशों का एक संधि किया गया कुछ देशों के बीच, और फिर उसी के माध्यम से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP नाम रखा गया। नाम से ही है ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं पृथ्वी पे पाए जाने वाले, चाहे वो जीव जंतु हो, मानव जाति हो, सब पे पड़ेगा। और ये एक सोचने का विषय है कि आखिर इसका प्रभाव इतना तेजी से बढ़ते हुए क्यों जा रहा है। तो कोई भी अगर प्राकृतिक तरीके से घटनाएं होती हैं, उसके लिए मनुष्य यानी मानव खुद जिम्मेवार होते हैं। क्योंकि ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंधाधुंध संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए नजर आते हैं। चाहे वो कोई भी संसाधन हो, जिसका खामियाजा वर्तमान के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना होता है। इसीलिए कि ब्रूटलैंड आयोग ने सतत विकास की अवधारणा दिया था, जिसमें कहा गया कि विनाश के बिना विकास। तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव ऐसा नहीं कि केवल तटीय वाले जो एरिया हैं, क्षेत्र हैं, वहीं पे पड़ेगा। मैदानी इलाकों में भी पड़ेगा, क्योंकि जब तट डूबेगा, तट वाले क्षेत्र जो डूबेंगे, तो वहां के लोग कहाँ आएंगे? मैदानी क्षेत्रों में। कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि मालदीव में भी एक कैबिनेट की बैठक हुई और समुद्र के नीचे दिखाया गया कि भाई पूरा मालदीव एक समय ऐसा आएगा कि समुद्र के नीचे चला जाएगा। केवल मालदीव ही नहीं, भारत के तटीय क्षेत्र भी जो हैं, तो इसके लिए भी खतरा उत्पन्न होगा, क्योंकि ग्लेशियर पिघलेगा और पिघलेगा तो फिर क्या होगा। तो इस पे हम बात करेंगे आज। और सबसे पहले समझेंगे हम लोग 4 टॉपिक को इसमें देखेंगे। सबसे पहले इसका तात्पर्य क्या है, फिर इसका कारण क्या है, फिर प्रभाव क्या है और कम करने के प्रयास। ठीक है। पीटी और मेंस के लिए दोनों लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो समझेंगे सबसे पहले कि पृथ्वी का गर्म होना ही वैश्विक तापन कहलाता है। यानी पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो औसत तापमान कितना? तो 14 डिग्री सी से 15 डिग्री सी को हम लोग औसत तापमान बोलते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लोबल वार्मिंग। अब देखेंगे, इसी में आता है हरित गृह प्रभाव। ये क्या है भाई? तो यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह एक क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया है, स्वाभाविक है। तो इसका प्रभाव कहां पड़ेगा? पृथ्वी पे पड़ेगा। सबसे पहले जोसेफ फोरियर के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जोसेफ फोरियर का नाम याद रखेंगे। हरित गृह प्रभाव के लिए हरित ग्रीन गैसों को जिम्मेवार माना गया है। तो हरित ग्रीन गैस कौन है वो भी देखेंगे, क्योंकि वो भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण में जिम्मेवार होते हैं। तो केवल प्राकृतिक कारण ही नहीं है, मानवीय कारण भी इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। तो एक बार फिर से हम रिकॉल कर दे रहे हैं, ध्यान रखेंगे।
पृथ्वी का गर्म होना ही वैश्विक तापन कहलाता है, यानी पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब इसमें हरित गृह प्रभाव आएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं कौन जिम्मेवार है? मानव भी जिम्मेदार हैं। सबसे पहले जोसेफ फोरियर के द्वारा इसका प्रतिपादन कहा जाता है कि 1824 से लेकर 1827 के बीच किया गया था। ठीक है, इसके लिए ग्रीन हाउस गैसों को जिम्मेदार माना गया है। अब हम लोग कारण में देखेंगे, तो एक लाइन यहाँ पे याद रखिएगा, ये औसत तापमान कितना? 14 डिग्री सी से 15 डिग्री सी। दूसरा चीज, कारण देखेंगे, तो इसमें हम कारण दो दिए, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। देखिए, हम लोग सबसे ज्यादा अगर किसी कारण को मानेंगे तो मानवीय कारण को ही मानते हैं, क्योंकि मानव ही अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए संसाधनों का अति दोहन करता है, और जिसका खमियाजा वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाले आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी भुगतना होता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो प्राकृतिक कारण में देखेंगे, गैसों में CO2 याद रखिएगा सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। CH4 यानी मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, N2O को भी जिम्मेवार माना गया, जलवाष्प और धूलकण को भी जिम्मेदार माना गया है। तो इसमें आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, CO2, CH4, CFC, N2O, जलवाष्प और धूलकण। अब अगर हम लोग मानवीय कारण देखेंगे, तो मानवीय कारण में क्या है भाई? वनों की कटाई। आज देख लीजिए, जहां पर आज ठंड नहीं पड़ती थी वहां भी ठंड पड़ रहा है, जहां गर्मी नहीं होती थी तो वहां भी देखने को मिल रहा है। वर्षा अगर हो रही है तो बहुत अधिक हो रही है, नहीं हो रही है तो एकदम पूरा सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। तो इसका कहीं ना कहीं ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही ये सभी चीजें हो रही हैं, क्योंकि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसके लिए वनों की कटाई, वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिकरण और प्रदूषण को जिम्मेदार माना गया है। हम प्रदूषण पे एक अलग से क्लास लेंगे, याद रखिएगा। हम प्रदूषण पे एक अलग से क्लास लेंगे कि आखिर ये प्रदूषण क्या है और प्रदूषण के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, इस पे हम अलग से क्लास लेंगे। तो यहाँ देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग का हमने परिभाषा बताया, उसके बाद कारण। तो कारण में प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण में CO2, CH4, CFC, जलवाष्प, धूलकण, N2O को जिम्मेदार माना गया है। वहीं मानवीय कारण में वनों की कटाई, वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं, ठीक है, उसके बाद प्रदूषण, ये सभी चीजों को भी जिम्मेवार माना गया है। अब कहता है कि इसका प्रभाव क्या है, यानी कहाँ इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो औसत तापमान में वृद्धि हो जाएगी, यानी जो मेरा तापमान जो है, औसत तापमान क्या बोले, औसत तापमान 14 डिग्री से 15 डिग्री, तो इसके तापमान में वृद्धि होगी, तो स्वाभाविक है बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, जैविक विविधता पर प्रभाव पड़ेगा। हम जैविक विविधता पे भी अलग से क्लास लेंगे। और एक आवश्यक सूचना कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो क्लास है वो प्रज्ञान GS सेंटर मीठापुर में हम शुरू कर चुके हैं। ये एक ऐसा क्लास है, एक ऐसा ये सब्जेक्ट हम कह सकते हैं, विषय है जो आपके जीवन के लिए अनमोल है, बहुमूल्य है, और इसको आपको पढ़ना होगा। तो जो भी ऑफलाइन क्लास करना चाहेंगे वो प्रज्ञान GS सेंटर में कांटेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस है BD कॉलेज के बगल में, मीठापुर, पटना। तो हम लोग देखेंगे, याद रखिएगा, जैविक विविधता, यानी इस पे भी हम लोग अलग से एक क्लास करेंगे। ऑफलाइन तो होता ही है, ऑनलाइन जब भी समय मिलेगा हम कुछ कुछ अपलोड करते रहेंगे। उसके बाद मानव के रोगों में वृद्धि, जो रोग है उसमें और भी वृद्धि हो जाएगी। कृषि पर प्रभाव पड़ेगा, आवास पर प्रभाव पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो तटीय क्षेत्र है वो जलमग्न हो जाएगा,
तो जलमग्न हो जाएगा तो लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कहाँ आएंगे? मैदानी क्षेत्रों में आएंगे, और पहले से मैदानी क्षेत्रों में लोग मौजूद हैं, तो क्या होगा? आपसी संघर्ष जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये याद रखिएगा। अब हम लोग कम करने के प्रयास, तो केवल सरकार और अ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि कम करने का प्रयास। हमें और आपको भी प्रयास करना पड़ेगा कि जलवायु परिवर्तन को कैसे कम किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रयास देखेंगे। राष्ट्रीय प्रयास में राष्ट्र के द्वारा और स्वयं और संगठनात्मक प्रयास को भी यहाँ पे देखा जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या है भाई? सबसे पहले 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में पर्यावरण को बचाने के लिए, यानी प्रदूषण से निपटने के लिए एक सम्मेलन होता है, एक बैठक होती है स्टॉकहोम में, और निर्णय लिया जाता है कि प्रति वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। ठीक इसके 20 साल के बाद रियो डी जेनेरो में, जो कहाँ है? ब्राजील में। तो रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन होता है, और इसी में एजेंडा 21 को शामिल किया जाता है। याद रखिएगा, एजेंडा 21 जो 21वीं सदी के लिए तो पर्यावरण से ही संबंधित है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, और उसके बाद फिर रियो प्लस 5 के नाम से, यानी रियो प्लस 5 के नाम से, ठीक है, न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन होता है, यानी वो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1997। लेकिन 1997 में ही, याद रखिएगा, 1997 में ही क्योटो सम्मेलन होता है जलवायु परिवर्तन को लेकर। क्योटो प्रोटोकॉल, याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल जो था, याद रखिएगा, ये होता है जलवायु को लेकर। कहाँ पर? जापान में। फिर 2002 में जोहान्सबर्ग में भी एक पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो ये सब याद रखेंगे। और फिर 2015 में तो काफी महत्वपूर्ण था, पेरिस समझौता। एक काफी उम्मीद थी पेरिस समझौता से, लेकिन जैसे ही अमेरिका इससे बाहर हुआ, पेरिस समझौता भी क्या हुआ? एक शिथिलता के कगार पर पहुंच गया। तो प्रयास तो करने ही होंगे, ठीक है। और आप देखते होंगे कि प्रत्येक साल कोप के रूप में, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के रूप में सम्मेलन आयोजित होता है। अभी हाल ही में 2025 में क्या हुआ? ब्राजील के बेलम में हुआ। और फिर 2026 में जो 31वां जो कोप होगा, वो तुर्की में होगा। ये याद रखिएगा। उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के तहत अर्थ आवर डे के रूप में भी देखा गया। ये अर्थ आवर डे क्या है भाई? तो बिजली को बचाने के प्रयास किए गए। जैसे अगर आपको जरूरत नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं भाई? घर में लाइट को ऑन किए और छोड़ के चले गए। तो सिडनी में 2007 में एक आयोजन किया गया, एक प्रयास किया गया कि क्यों ना हम लोग अर्थ आवर डे के रूप में, क्योंकि आप देखते होंगे कि अगर हम लोग कोई भी चीज अगर मिल जाता है तो उसका सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी यूज कर लो। जैसे मान लीजिए कि कोई संसाधन को कहा गया कि 12 माह में आप यूज कीजिए, आप उसको क्या किए? 9 माह में ही यूज कर लिए। तो 3 माह तो फिर आपको अलग से लेना पड़ेगा, यानी आप दूसरे का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक ऐसा ही प्रयास था कि अर्थ आवर डे में, कि अगर मार्च का अंतिम शनिवार, याद रखिएगा, 2007 में एक प्रयास किया गया कि प्रति वर्ष मार्च का जो अंतिम शनिवार होगा, रात 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक, ठीक है, अपने घर की जो लाइटें हैं वो लगभग हम लोग 1 घंटा बंद रखेंगे। ये एक बहुत बड़ा सार्थक प्रयास था। लेकिन जब तक हम लोग खुद पे, इसीलिए हमने कहा स्वयं और संगठनात्मक प्रयास। ये नहीं कि बस केवल सरकार कह दे तो सरकार की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रयास रहा, और अभी तक तो उतना ये नहीं कहा जा सकता है कि सफल, ठीक है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के द्वारा ये किया गया। और कहाँ पर? मार्च के अंतिम शनिवार को 8:30 से 9:30 बजे रात में ऊर्जा को बचाने के लिए एक प्रयास किए गए। कहाँ? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में 2007 से। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपके मेंस के भी कंटेंट बनते हैं, पीटी के तो हैं ही, मेंस के भी हैं। अब देखिए राष्ट्रीय प्रयास। तो राष्ट्रीय प्रयास क्या भाई?
कि हम लोग परंपरागत ऊर्जा को छोड़कर नवीकरणीय ऊर्जा पर ज़्यादा फोकस करें। याद रखिएगा। और सरकार को भी चाहिए कि लोगों को जागरूक करे, ताकि हम संसाधन को बचाएं तो स्वयं के लिए तो बचाएं हैं, हमें आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी बचा कर रखें। तो सरकार को भी जागरूक लोगों को करना होगा। ठीक है। उसके लिए स्वयं और संगठनात्मक प्रयास कैसे है भाई? तो स्कूली बच्चों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, कॉलेज वाले जो बच्चे हैं उनको भी शामिल कर लिया जाए, जो संगठन है उनको भी इसमें किया जाए, ताकि इस काम किया जा सके। ये याद रखिएगा। इसीलिए हमने बोला कि कम करने के प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, राष्ट्रीय प्रयास और स्वयं और संगठनात्मक प्रयास होने चाहिए। चलते-चलते एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि कौन से देश कितने ज़िम्मेदार हैं, किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो कोई भाई स्वाभाविक है कि अब ज़्यादा अगर कार्बन का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आप ज़िम्मेवार होंगे। जैसे चीन 31% तक लगभग यूज़ करता है, यूएसए लगभग 15%, सोचने का विषय है। और यूरोपीय यूनियन वाले जो देश हैं वो लगभग 8 से 9% तक इस्तेमाल करते हैं, और भारत के बारे में कहा जाता है कि 7 से 8% तक इस्तेमाल करता है। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना होगा कि जो विकसित जो देश हैं उनको चाहिए कि विकासशील और अति पिछड़े देशों को अपने तकनीक का इस्तेमाल करने दें, ताकि परंपरागत ऊर्जा का कम से कम इस्तेमाल किया जा सके। तो ये हम आपके सामने रखे आज ग्लोबल वार्मिंग पे। तो आप इसको एक बार जरूर से देखेंगे। हम दोनों तरीकों से पढ़ाते हैं, आपका पीटी का भी हो और मेंस का भी हो, ताकि आप दोनों तरीके से आगे बढ़ते रहिए। हम इसी उम्मीद के साथ आज आपके सामने ये वीडियो लेकर आए कि आपको अगर अच्छा लगेगा तो ऐसे और भी कई टॉपिक हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। बस केवल समय की थोड़ी सी पाबंदी होती है।